Hello friends, this is Team Super Simplified and we are here with current affairs quiz for the month of March 2020. So part 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिए and you go through the part 1. So let us get started. So this is question number 1. DRDO has recently unveiled a new product called Raider X. It is a surface to surface missile, surface to air missile, long range radar या फिर एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस. तो DRDO के द्वारा तैयार किया गया रेडर एक्स कौन से तरह का डिवाइस है? एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज अ एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस. तो एक्सप्लोजिव्स को डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस बनाया है डीआरडीओ ने एंड इट कैन डिटेक्ट द एक्सप्लोजिव्स इन इट्स प्योर फॉर्म एंड इन द कंटेमिनेटेड फॉर्म ऑल्सो. अगर उसमें कुछ कंटेमिनेट मिलाई जाए ताकि वो डिटेक्ट ना हो फिर भी उसको ये डिवाइस जो है रेडर एक्स ये डिटेक्ट कर सकता है, राइट. और इन एक्सप्लोजिव्स के अलावा कुछ नॉन एक्सप्लोजिव चीजें होती हैं जिनको ये डिटेक्ट कर लेता है, जैसे कि नार्कोटिक्स. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. भोग सर्टिफिकेट is issued by FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India. It is used to certify. ये एजेंसी काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज आती है अगर इंपॉर्टेंट तो आपको वो ध्यान में रखनी है, राइट. इस पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. सो भोग सर्टिफिकेट जो है वो किसको सर्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं बेबी फूड, पैकेज्ड स्वीट्स, मिड डे मील या फिर फूड ऑफरिंग एट रिलीजियस प्लेसेस. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज फूड ऑफरिंग्स एट रिलीजियस प्लेसेस. तो मंदिरों में प्रसाद या जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे जो फूड ऑफरिंग जो मिलती है उसको सर्टिफाई करने के लिए ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जो है वो लाया गया है, भोग सर्टिफिकेट, राइट. सो भोग का फुल फॉर्म आपको याद रखना है. फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, राइट. सो दिस इज टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ फूड एट रिलीजियस प्लेसेस. ओके, और ताकि यहाँ पे जो फूड और सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है, फूड सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो सके, हाइजीन का स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. नेशनल चंबल सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन by the government of India recently. National Chambal Sanctuary it located in, कहाँ पर ये लोकेटेड है, कौन से स्टेट में? और आपके ऑप्शंस हैं, कुछ अनयूजुअल से ऑप्शन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज चंबल सेंचुरी जो है, चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी ये तीनों स्टेट में लोकेटेड है, राइट. सो इस मैप में आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, यहाँ पर है एमपी, उसके बाद में राजस्थान में इसका कुछ पोर्शन आता है और फिर उत्तर प्रदेश में भी इसका कुछ पोर्शन है. मेजरली जो है मध्य प्रदेश का एरिया यहाँ पे कवर होता है, ठीक है. सो 3 स्टेट्स का जो रिस्ट्रिक्शन है और इस पूरे रीजन को अभी इको सेंसिटिव जोन जो है वो बना दिया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये फेमस है 3 प्राणियों के लिए. यहाँ पे 3 तरह के जो जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज द घड़ियाल, घड़ियाल इज फाउंड हियर. देन रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल एंड द गंजीज रिवर डॉल्फिन. तो डॉल्फिन, घड़ियाल और टर्टल ये 3 चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, राइट. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस? सो सोलर रूफटॉप जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए जाते हैं, जो सोलर इंस्टॉलेशंस, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर राजस्थान. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज गुजरात, राइट. सो गुजरात में सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशंस है और यहाँ पर है टोटल 50,000 से ऊपर इंस्टॉलेशंस रूफटॉप के. और इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 34 गीगावाट, राइट. और हमारा जो टारगेट है 2022 तक सोलर पावर के थ्रू, दैट इज 100 गीगावाट. सो टोटल टारगेट हमारा है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू 175 गीगावाट और उस टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में से 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी के थ्रू हम लेने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, राइट. So this is about Gujarat having the highest number of rooftop solar plants. इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर 5 is as per the Stockholm International Report on Arms Transfer 2019, which country is the largest importer of arms? तो सबसे ज्यादा हथियार कौन सी कंट्री खरीदती है इस दुनिया में? एंड द ऑप्शंस आर इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या फिर इजिप्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया, राइट. सो करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया. इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पे है. इंडिया इज नॉट फर्स्ट बट इट इज सेकंड, राइट. सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड एंड रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर फॉर इंडिया. तो इंडिया को सबसे ज्यादा आर्म्स कहाँ से मिलते हैं? रशिया से. उसका परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है बिकॉज यूएस से हमने पिछले कुछ सालों में आर्म्स थोड़ा ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया है और इस वजह से उसका परसेंटेज कम हुआ है, बट स्टिल इंडिया का जो लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का वो रशिया ही है. एंड ये जो लिस्ट है वो कंपाइल की जाती है बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, एंड इट वाज रिलीज्ड इन 2019. सो 2015 से लेकर के 2019 के टोटल इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको गैदर करके ये रिपोर्ट बनाई है, कंसोलिडेटेड फॉर ऑल दीज ईयर्स, राइट. सो इसमें आप देखिए एक्सपोर्टर्स, पहले देखिए कि बेचता कौन है सबसे ज्यादा. तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो है यूएस, दूसरे नंबर पे आता है आपका रशिया
राइट। और तीसरे नंबर पे आता है फ्रांस, फिर है जर्मनी, फिर है चाइना। और आर्म्स खरीदने वाले जो हैं, हथियार खरीदने वाले वो लोग कौन हैं? वो है सऊदी अरेबिया, सेकंड इज इंडिया, देन थर्ड इज इजिप्ट, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और ये चाइना, राइट। सो टॉप 5 कंट्रीज तो आपको याद रखना ही चाहिए दोनों कैटेगरीज में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एशियन डेवलपमेंट बैंक का काफी ज्यादा नाम आता है न्यूज में, राइट। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? चाइना, इंडिया, फिलीपींस या मालदीव्स? सो कौन से कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है? एंड द करेक्ट आंसर इज फिलीपींस, राइट। सो फिलीपींस में मेट्रो मनीला, दिस इज कैपिटल, मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। और यहाँ पर लोकेटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। और इसका मेन पर्पस है इस बैंक का टू प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एशिया। इसके नाम से ही पता चलता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1966। सो काफी पुराना बैंक है डेवलपमेंट बैंक। एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन द मॉडल ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एक रीजनल डेवलपमेंट के लिए बैंक इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेलिब्रेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन? सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है? 3rd मार्च, 7th मार्च, 23rd मार्च या फिर 31st मार्च? एंड द करेक्ट आंसर इज 3rd मार्च, राइट। सो 3rd मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ओके। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो इसी दिन क्यों मनाया जाता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज साइट्स नाम का जो एग्रीमेंट है, साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी ट्रेड को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट है, साइट्स एग्रीमेंट, और इसको अडॉप्ट किया गया था 3rd मार्च 1973 में। और इसीलिए 3rd मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ सेलिब्रेशन? 2013 से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और ये थाईलैंड का सजेशन था कि इसको इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए ऑन 3rd मार्च एवरी ईयर, राइट। सो 3rd मार्च इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। उदित प्लेटफॉर्म वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज लॉन्च्ड बाय? तो इस टाइप के जो इनिशिएटिव्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाए थे उससे रिलेटेड, राइट। सो यूपीएससी के एक्चुअल क्वेश्चंस दिखाए थे। एंड उदित प्लेटफॉर्म जो है दैट इज लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी? पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, या फिर नीति आयोग? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज बीईई। सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लॉन्च किया है उदित प्लेटफॉर्म। और उदित का फुल फॉर्म है यहाँ पे, वो आपको याद रखना है। उदित का फुल फॉर्म है ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल, राइट। So Udit is a user-friendly platform that explains the energy efficiency landscape of India across industry, appliances, building, transport. So काफी ज़्यादा visibility देने के लिए, awareness देने के लिए energy efficiency के एरिया में ये पोर्टल जो है, वेब पोर्टल, वो लॉन्च किया गया है। Now let's come to the next question, question number 9. Consider the following statements regarding National Security Council. तो important question है ये National Security काउंसिल के बारे में। सो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से इसमें से करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998, 1998 में इसका गठन हुआ। स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज एन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी टास्क्ड विद एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज C, that is both 1 and 2. So दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1998 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी ऑन नवंबर 1998, राइट। एंड ब्रजेश मिश्र वाज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राइट। और करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है वो तो आपको पता ही है, right? Ajit Doval, very famous personality. And prior to NSC, these activities were overseen by the principal secretary, right? And besides the national security advisor, other members who are present in this council are deputy NSA, ministers of defense, external affairs, and home and finance. तो ये 4 ministers होते हैं, defense minister, external affairs minister, home minister, and finance minister. और उसके बाद में vice chairman of नीति आयोग, right? So these are the members of NSC. Now let us come to question number 10. IND-GAP certification was in news recently. IND-GAP. It is related to which field? Online education, agriculture, space exploration, या फिर generic medicine? And the correct answer here is
बी दैट इज एग्रीकल्चर। सो इंड गैप सर्टिफिकेशन जो है वो है रिलेटेड एग्रीकल्चर से, और इंड गैप का भी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है, और सिंपल सा फुल फॉर्म है इंडिया गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, राइट। सो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एग्रीकल्चर के फील्ड की होती हैं वो इस स्टैंडर्ड में कवर की गई हैं, इंड गैप स्टैंडर्ड में, राइट। एंड दिस सर्टिफिकेशन इज डेवलप्ड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो एग्रीकल्चर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारी चीजें सेट की जा रही हैं इस इंड गैप प्रोग्राम के तहत, राइट। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है बिकॉज अभी रिसेंटली भी उन्होंने रेपो रेट वगैरह कम किया है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस कमिटी? द ऑप्शंस आर 4, 6, 8 एंड 9, और इसका करेक्ट आंसर है 6। सो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 3 मेंबर्स जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, और इनका मीटिंग का जो प्रोविजन है वो इस तरह से है कि इनको 1 ईयर में कम से कम 4 बार मिलना होता है, 4 बार मीटिंग करनी होती है, मतलब कि 4 क्वार्टरली रिव्यू हो जाएंगे। सो देयर आर 6 मेंबर्स, 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम आउटसाइड आरबीआई, राइट। एंड लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। विच कंट्री इज द फर्स्ट टू प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट? कौन सी कंट्री में ये प्रोवाइड किया गया? लग्जमबर्ग, मोनाको, इटली या फिर फ्रांस? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ए, लग्जमबर्ग। सो ये कहाँ पर लोकेटेड है वो भी आपको पता होना चाहिए, ये इस मैप में आप देख लीजिए, यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के बीच में यहाँ पर है लग्जमबर्ग, राइट, यूरोपियन कंट्री है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CRISPR-Cas9 इज यूज्ड फॉर, सो काफी ज्यादा न्यूज में ये टर्म भी रहती है CRISPR-Cas9, एंड इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? वी डोंट हैव ऑप्शंस हियर, एंड द करेक्ट आंसर इज जीन एडिटिंग। सो जीन एडिटिंग के लिए या जेनेटिक एडिटिंग के लिए इस टेक्निक को यहाँ पे हम यूज करते हैं, राइट। सो इट अलाउज द रिसर्चर्स टू इजीली ऑल्टर द डीएनए सीक्वेंस एंड मॉडिफाई द जीन फंक्शन, ओके। इसके बारे में भी हम एक डिटेल लेक्चर लेके आएंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो वील डिस्कस दिस इन डिटेल देयर। Now let's come to the next question, question number 14. Consider the following statements regarding biomethanation. Biomethanation की प्रोसेस के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से इसमें से करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज biomethanation is a process by which organic materials are microbiologically converted into biogas in aerobic conditions. Statement number 2, manure and biogas are obtained from biomethanation. Which of the above statements is or are correct? And the correct answer here is B, that is 2 only. So statement number 1 is incorrect. Why it is incorrect? Because biomethanation is a process by which organic material is microbiologically converted into biogas in anaerobic conditions. ये देखिए छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं इसी से पूरा मीनिंग इसका बदल जाता है। तो एरोबिक कंडीशंस नहीं होते हैं, एनारोबिक कंडीशंस होते हैं। तो एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो बिना ऑक्सीजन के जब डिकम्पोज किया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल को तो उसमें बायोगैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, राइट। सो और उसमें दूसरा कंटेंट क्या प्रोड्यूस होता है? मेन्योर, राइट। सो जो रिमेन्स होते हैं बायोगैस प्रोड्यूस होने के बाद उसको हम मेन्योर की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज बायोमेथेनेशन। सो इसको हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, बायोगैस वाली जो प्रोसेस होती है उसको, राइट। सो इस तरह से आपका जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, आपके एनिमल्स का हो सकता है या तो आपके फार्म का जो वेस्ट है, उसको आप इस तरह से डिकम्पोज होने देते हैं एनारोबिक कंडीशंस में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद में उससे आपको बायोगैस भी मिलती है जिसको आप यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, और उसमें से दूसरा मिलता है आपको मेन्योर जिसको आप अपने फार्म में यूज कर सकते हैं। सो बायोमेथेनेशन जो है इसका डिस्कशन काफी चल रहा था बिकॉज एक प्रॉब्लम आ रही थी स्टबल बर्निंग की, कि लोग जो हैं वो अपने हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो उनका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको खेतों में ही जला देते हैं, तो उससे पोल्यूशन हो रहा था इतना। इस वजह से बायोमेथेनेशन का आइडिया दिया गया कि ये चीज यहाँ पे की जा सकती है, राइट। तो बायोमेथेनेशन के प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश करके इनको यूज किया जा सकता है, तो उससे फायदा भी होगा, साथ में पोल्यूशन में भी कमी होगी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 15. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन. Consider the following statements regarding black carbon. Okay, 3 statements are given. You have to tell which one is correct. And the statements are: black carbon are fine particles of carbon that are formed due to incomplete combustion of fossil fuels and biomass. These particles are capable of absorbing energy from the sun 1,000,000 times more than the carbon dioxide. Black carbon is short-lived as compared to CO2. Which of the above statements is or are correct? And the correct answer here is D. That is all these 3 statements are correct. So black carbon जो है वो काफी फाइन पार्टिकल्स हैं
और इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होते हैं और दे आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सन अ मिलियन टाइम्स मोर देन द CO2। सो इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो इसका होगा वो आप सोचिए कितना स्ट्रांग होगा, राइट। एक अच्छी बात इसकी ये होती है कि दे आर शॉर्ट लाइव्ड, राइट। सो ये ज्यादा देर रहते नहीं एटमॉस्फेयर में। सो जो स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम थी उसी से ये इशू आ रहा था, बिकॉज इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था वहाँ पे बायोमास का। इस वजह से ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और एक स्टडी की गई थी हिमालयन रीजन में, जहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है, मतलब गंगा रिवर जो है वो निकलती है। उस रीजन में स्टडी करने से ये पता चला कि जो ब्लैक कार्बन है उसकी क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे 400 टाइम्स बढ़ चुकी है इस रीजन में। और इससे होता क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गंगोत्री ग्लेशियर का पिक्चर नहीं है, बट दिस इज इंडिकेटिव पिक्चर। सो इस तरह से जो वहाँ पे ग्लेशियर में जो आइस होती है उसके ऊपर ये कार्बन के पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और व्हाइट जो स्नो होती है उसका चेंज कर देते हैं कलर, और वो कर देते हैं ब्लैक कलर का। और ब्लैक कलर जो होता है वो ज्यादा सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इसकी वजह से ये हीट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होकर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद द ब्लैक कार्बन, और ये भी स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है और नॉर्मल जो पोल्यूशन है उससे भी ये रिलेटेड है, राइट। सो वेरेवर देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और बायोमास, वहां पे ये ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स जो है वो जनरेट होते हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इज ऑफन इन न्यूज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? तो अगर आपने हमारी सीरीज देखी है करंट अफेयर्स वाली तो यू कैन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So options are Dubai, Geneva, Vienna and Muscat, and the correct answer here is Vienna. C, Vienna, right? So this is the headquarter, और Vienna कहाँ पर है? Austria, not Australia, Austria. Now let us come to question number 17. Vadhavan port is located in which state? Vadhavan port, right? So इसको एक मेजर पोर्ट बनाने के लिए प्रपोजल आया है और यूनियन कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। So currently हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं। We have a lecture on 13 major ports in our GS series, right? उसको आप रेफर कर लीजिए प्लेलिस्ट में से if you have not gone through that, right? So ये 14th मेजर पोर्ट हो जाएगा इंडिया का, और ऐसा प्रपोजल है अभी। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? एंड इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए, महाराष्ट्र। सो वाधवन पोर्ट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इसको और फर्दर डेवलप किया जाएगा। तो आप इस मैप में यहाँ पे देख सकते हैं नवी मुंबई पोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ओके, और उसके ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगा नदन साइड में वाधवन पोर्ट। सो दिस इज लोकेशन ऑफ वाधवन पोर्ट इन महाराष्ट्र, राइट। और एक और चीज इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है कि दिस इज बीइंग डेवलप्ड ऑन द लैंडलॉर्ड मॉडल। सो लैंडलॉर्ड मॉडल का मतलब ये होगा कि जो पोर्ट मेजर पोर्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किया था अपनी लेक्चर में कि वो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ऑपरेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। तो पोर्ट की जो रेगुलेटरी जो प्रोविजंस होंगे वो सारे के सारे कौन ओवरसी करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी, बट उसके जो डे टू डे ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो देखेगा वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर जिसको वो अलॉट किया जाएगा, राइट। सो दिस इज नोन एज लैंडलॉर्ड मॉडल। सो द गवर्नमेंट इज द लैंडलॉर्ड and it will let the private sector operate the port and carry out day-to-day operations. Let's come to question number 18. According to the CAG report, important question है ये environment में से, according to the CAG report tabled in the parliament, which state in India recorded the highest number of wildlife crimes in India in the period 2014 to 16, right? So CAG की report आई थी 2014 से 16 के period की। So these are the four options and which is the correct answer? Correct answer here is D, that is Rajasthan, right. So the report says that between 2014 and 16, 40% of the environmental crimes in India were from Rajasthan. So this is the CAG report which was tabled in the parliament. It says 40% of the environmental crimes in India were from Rajasthan. Okay, now let's come to question number 19. Sariska Tiger Reserve is located in, Sariska Tiger Reserve कहाँ पर located है? Options है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात, and the correct answer is राजस्थान, राइट। सो सी, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व। और एक और टाइगर रिजर्व वहाँ पे लोकेटेड है, वो है रणथंभौर, राइट। सो रणथंभौर एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व्स, ओके। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन ओशन कमीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, और इस टॉपिक में से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन ओशन कमीशन. Statement number 1. Indian Ocean Commission was established in the year 1982 at Port Louis, Mauritius. Statement number 2. India is not a member of Indian Ocean Commission. Which of the above statements is or are correct? One only, two only, both of the above, या फिर none of the above. And the correct answer is C, that is both of the
above. So दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में इन मॉरिशस, और इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है. सो वी आर नॉट अ मेंबर. दीज आर द 5 कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन कमीशन. सेशेलिस, कोमोरोस, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड्स और मेडागास्कर. राइट. सो ये हैं इसके 5 मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन कमीशन. और ये न्यूज में था बिकॉज इंडिया हैज joined Indian Ocean Commission as a 5th observer. Okay, now let's come to next question. Question number 21. Question number 21 is the Vigyan Jyoti was launched by Central Government of India to promote STEM education among girls. So what does STEM stand for? So STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics, right? So this program is launched by TIFAC. TIFAC is Technology Information Forecasting and Assessment Council, and it is working under the Department of Science and Technology, right? और TIFAC का जो establishment है वो हुआ था 1988 में, and it has launched the Vigyan Jyoti scheme to promote the education of STEM in girls, right? Now let us come to the next question. Question number 22. Gender Social Norms Index measures the social beliefs that obstruct gender equality. This index is released by. So कौन सी एजेंसी इस इंडेक्स को रिलीज करती है? इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते हैं. UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, या फिर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज A, that is United Nations Development Programs. Now let us come to question number 23. 10th schedule of the Constitution of India deals with list of official languages, anti-defection law, union, state and concurrent list, या फिर पंचायत राज. And the correct answer here is B, that is anti-defection law, right? So anti-defection law क्या है? 10th शेड्यूल में ये डिफाइन किया गया है. 1985 में इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट के तहत, राइट? और इसमें ये डिफाइन किया गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है वो अगर दूसरी पार्टी में जंप करता है और इस तरह की जब चीजें होती हैं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, राइट? और जो बाकी की जो चीजें हैं वो दूसरे शेड्यूल्स की हैं, जैसे लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ये 7th शेड्यूल में है, पंचायती राज जो है वो 11th शेड्यूल में है, राइट? सो देयर आर टोटली 12 schedules. Now let us come to the next question. Question number 24. छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट is located at. कहाँ पर लोकेटेड है ये? रिसेंटली एक एयरपोर्ट का नाम चेंज करके रखा गया था, छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट. That's why this question is here. And the correct answer is औरंगाबाद in महाराष्ट्र. So इस एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट. Let's come to question number 25. 17th century monument Qutub Shahi tombs are located at. So these are located at, and the correct answer is Hyderabad in Telangana, right? So that's all guys, that's all for today. Please subscribe to the channel if you have not done so, and please share these lectures with your friends, and please provide your feedback in the comment section and let us know if you would like us to cover some topics, right? We'll try to cover them in our upcoming lecture series. We'll see you soon with another lecture. Till then, take care, bye bye, and prepare well.